हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है आईवी कैनुलाइजेशन। कैनुलाइजेशन के बारे में आज हम पढ़ते हैं। इसमें आपको बेटर एक्सप्लेनेशन मिलेंगी और कुछ ट्रिक्स मिलेंगी जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होंगी। इसके अंदर आपको डेफिनेशन, प्रोसीजर, रोल ऑफ नर्स बताएंगे। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। आईवी कैनुलाइजेशन होता क्या है, तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। आईवी कैनुलाइजेशन इज द इंसर्शन ऑफ ए कैनुला इनटू ए वेन टू प्रोवाइड इंट्रावेनस एक्सेस। यानी कि इंट्रावेनस एक्सेस प्राप्त करने के लिए वेन के अंदर कोई भी कैनुला इंसर्ट करना क्या होता है, कैनुलाइजेशन होता है। इसका यूज हम क्यों करते हैं? इसका यूज इसलिए किया जाता है कि कोई भी फ्लूइड थेरेपी प्रोवाइड करानी है पेशेंट को तो वो प्रोवाइड कराई जाती है, और कोई भी मेडिसिन अगर हमें आईवी यानी कि वेन के थ्रू अगर पेशेंट को प्रोवाइड करानी है, देनी है या एडमिनिस्ट्रेट करवानी है तो वो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम आता है। और ब्लड सैंपलिंग में अगर हमें कोई भी सैंपल लेना है तो वो भी हम इससे ले सकते हैं। देन उसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव मतलब इसके पीछे करने के क्या उद्देश्य हैं। तो पहला है एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड्स, यानी कि हम कोई भी अगर आईवी फ्लूइड्स देने होते हैं तो हम एडमिनिस्टर करते हैं कोई भी फ्लूइड आईवी इंट्रावेनस कैनुला के थ्रू। उसके बाद में गिव मेडिकेशन यानी कि मेडिसिन देते हैं हम। ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि ब्लड भी चढ़ाते हैं किसके, कैनुला के थ्रू। इमरजेंसी असेस और मेंटेन हाइड्रेशन यानी कि पेशेंट में अगर कोई भी पानी की कमी हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो उसके वाटर लेवल को बॉडी में क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं इंडिकेशन, यानी कि हम किस किस कंडीशन में या किस किस टाइम पे हम कैनुलाइजेशन कर सकते हैं। सबसे पहला है डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस यानी कि पानी की कमी शरीर में जब हो जाती है हम उसके टाइम पे कैनुलाइजेशन का यूज़ कर सकते हैं। सर्जरी पेशेंट, इमरजेंसी कंडीशन, कोई पेशेंट में या कोई भी इंडिविजुअल में अगर इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है तब हम कैनुलाइजेशन करते हैं। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे करते हैं, और पेशेंट को न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए भी हम क्या करते हैं, आईवी कैनुलाइजेशन। उसके बाद में हम देखते हैं इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। अब हमें पता है ये एक प्रोसीजर होता है, अगर प्रोसीजर है तो हम इसके लिए कुछ इक्विपमेंट, कुछ सामान भी चाहिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए आईवी कैनुला, उसके बाद में हमें चाहिए टूर्निक्वेट, उसके बाद में हमें चाहिए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, उसके बाद में ग्लव्स, उसके बाद में सिरिंज एंड सलाइन प्लस, उसके बाद में ड्रेसिंग एंड टेप। ये हमें इसके लिए प्रॉपर इक्विपमेंट, प्रॉपर सामान चाहिए किसके लिए, आईवी कैनुलाइजेशन प्रोसीजर के लिए। उसके बाद में साइट ऑफ कैनुलाइजेशन, यानी कि हम कैनुलाइजेशन किस किस साइट पे कर सकते हैं। सबसे पहले है डोर्सल हैंड वेन्स, यानी कि हमें तो पता है कि वेन में ही करते हैं, तो कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सी वेन होती है हम उनके बारे में अभी पता करते हैं। फिर आती है सिफेलिक वेन, फिर आती है बेसिलिक वेन, फिर आती है फोर आर्म वेन। फिर हम एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि क्या कोई भी अवॉइड करना है, क्या अवॉइड करना है, इन्फेक्टेड और इंजर्ड एरिया, यानी कोई भी इन्फेक्टेड एरिया जहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेज हैं उस एरिया में, या कोई भी इंजरी हो रही है उस एरिया में कभी कैनुलाइजेशन नहीं करना है। उसके बाद प्रोसीजर स्टेप्स, यानी कि हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं इस प्रोसीजर के लिए। सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर किसको, पेशेंट को। यानी कि ये चीज़ तो हमें हमेशा याद रखनी है कि अगर हमें कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करना है पेशेंट को तो सबसे पहले हमें उसको एक्सप्लेन करना होता है, उसको बताना होता है पेशेंट को कि हम आपके साथ में ये प्रोसीजर करने वाले हैं, आप हमें इसके लिए सपोर्टिव रहें, मतलब हमें सपोर्ट दें। उसके बाद परफॉर्म हैंड हाइजीन, कोई भी प्रोसीजर करने से पहले हम हैंड हाइजीन करते हैं। अप्लाई टूर्निकेट उसको बांधेंगे। उसके बाद में क्लीन साइट, हम उसको साइट को क्या करेंगे, क्लीन करेंगे जिससे कोई भी इन्फेक्शन ना हो। उसके बाद में इंसर्ट कैनुला इंसर्ट करेंगे। उसको कंफर्म ब्लड फ्लैशबैक, हम फ्लैशबैक लेंगे ब्लड का जिससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमारा जो कैनुला है वो प्रॉपर वेन में इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद में सिक्योर कैनुला को सिक्योर करेंगे यानी कि फिक्स करेंगे। उसके बाद में फ्लश विद स्लाइन, और स्लाइन से क्या करेंगे, फ्लश करेंगे। अगर प्रॉपर सही तरीके से फ्लश हो जाता है इसका मतलब ये है कि हमारा प्रॉपर कैनुला है वो सही साइट पे लगा है। उसके बाद नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर नर्स कैनुलाइजेशन प्रोसीजर कर रही है तो उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। पहला होता है मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक, यानी कि प्रॉपर नर्स को क्या करना चाहिए, एसेप्टिक टेक्निक मेंटेन करनी चाहिए। मॉनिटर साइट रेगुलरली, उसकी जो साइट है उसको रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए। प्रिवेंट इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना चाहिए। एजुकेट पेशेंट को एजुकेट करना चाहिए। डॉक्यूमेंट प्रोसीजर, यानी कि नर्स ने कोई भी प्रोसीजर किया है तो उसको नर्सेज रिकॉर्ड में क्या करना चाहिए, डॉक्यूमेंट करना चाहिए। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन, यानी कि कैनुलाइजेशन से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। पहला है इन्फेक्शन, फिर है फ्लेबाइटिस, देन इन्फिल्ट्रेशन,
देन हेमेटोमा, देन एयर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म का मतलब ये होता है कि उसके अंदर अगर कोई भी एयर का छोटा सा कोई भी पार्ट या फिर उसका कोई भी अगर बबल टाइप अगर उसमें वेन में चला जाता है उसको एयर एम्बोलिज्म बोलते हैं। उसके बाद में आता है कैनोला कलर कोडिंग। कैनोला डिफरेंट टाइप्स के कैनोला होते हैं जिनके अलग अलग गोज होते हैं। सबसे पहले जो सबसे आता है कैनोला आता है 14, फिर आता है 16 इस इमेज के अंदर है नहीं तो 16 भी आता है, 18, 20, 22, 24, 26। अब हम देखते हैं कि जो 14 गोज का जो कैनोला होता है उसका कलर होता है वो ऑरेंज होता है। देन जो 16 आता है वो आता है ग्रे, जो इस इमेज के अंदर वो है मिस है। देन उसके बाद में आता है ग्रीन जो 18 नंबर का होता है। उसके बाद में आता है पिंक जो 20 नंबर का होता है। उसके बाद में आता है 22 गोज का कैनोला जो ब्लू कलर का होता है। देन उसके बाद में आता है 24 जो येलो कलर का होता है। उसके बाद में आता है 26 गोज का कैनोला जो पर्पल या वॉयलेट कलर का होता है। अब जो 14 नंबर का जो कैनोला होता है उसका यूज रैपिड फ्लूइड और ब्लड इन्फ्यूजन और ट्रॉमा और सर्जरी के टाइम पे करते हैं। जो 18 गोज यानी कि 18 गोज का जो कैनोला होता है उसका यूज हम रैपिड फ्लूइड एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन ट्रॉमा के लिए करते हैं। और मोस्ट फ्लूइड और मेडिकेशन इन्फ्यूजन 20 गोज कैनोला के थ्रू की जाती है। और 22 गोज का जो कैनोला होता है वो स्लोअर फ्लूइड से मेडिकेशन इन्फ्यूजन के लिए यूज होता है। 24 गोज का जो कैनोला होता है यानी कि येलो कलर का जो कैनोला होता है उसका यूज हम एल्डरली, पीडियाट्रिक और स्मॉल वेन्स जिन पेशेंट में होती है उनमें हम यूज करते हैं। 26 गोज का जो कैनोला होता है वो पीडियाट्रिक पेशेंट में यूज होता है। हमें इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि जितना गोज डिक्रीज होगा उतना ही ल्यूमेन क्या होगा, इंक्रीज होगा। जो ल्यूमेन इंक्रीज होगा वो फास्टर क्या करेगा, इन्फ्यूजन करेगा। और उसके बाद में अगर गोज इंक्रीज हुआ तो ल्यूमेन यानी कि उसकी जो गोलाई है नीचे नीडल की वो डिक्रीज होगी, जिससे कि जो इन्फ्यूजन होगा वो क्या होगा, स्लो होगा। देन उसके बाद में एग्जाम में याद रखने के लिए ट्रिक होती है, जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कैनोला का साइज होता है वो 14 से लेकर 26 तक होता है। उसमें हम छोड़ते हैं कि जो एक डिजिट छोड़ के दूसरे डिजिट के कैनोला का साइज होता है 14, 16, 18 ऐसे करके। देन उसके बाद में हम कलर को कैसे याद रखें, कलर को सीक्वेंस वाइज याद रखा जाता है। जैसे कि जो ये लाइन हाईलाइट है इसके अंदर एक स्पेशल वर्ड दिए गए हैं, इन वर्ड से आप इनको याद रख सकते हो। जैसे कि आपने बचपन में ओगी तो जरूर देखा होगा, तो उससे आप याद रख सकते हो कि OGG, ये तो सेम है बट इसके बीच में है P और B, देन Y और V। इसको आप याद रखना पड़ेगा। यह आपको एक ट्रिक बन जाएगी जो आपको एग्जाम के टाइम पे रिमेंबर कराएगी चीज़ों को कि आपने कैसे पढ़ा था, कैसे याद किया था कैनोला का साइज और उसका कलर कोडिंग। देन उसके बाद में एग्जाम टिप्स, ऑलवेज मेंटेन एसेप्सिस, यानी कि ये हमें लिखने पड़ेंगे कैनोलाइजेशन के प्रोसीजर के टाइम पे कि क्या क्या हमें करना चाहिए। चेक पेटेंसी आफ्टर इंसर्शन, ऑब्जर्व रेडनेस, स्वेलिंग, चेंज साइट एज पर प्रोटोकॉल, यानी कि हमें कोई भी उसके अंदर रेडनेस है या स्वेलिंग है वो हमें ऑब्जर्व करनी है, चेंज करनी है साइट को एज पर प्रोटोकॉल। देन उसके बाद में थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में।